नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंट सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज के माध्यम से हम 50 इम्पॉर्टेंट जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम डेली बेसिस पर डिस्कस क्या करेंगे। जो अभ्यर्थी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए क्वालिफाई किए हुए हैं उनके लिए यह जो सीरीज है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा कि सीबीटी 2 परीक्षा में 50 प्रश्न आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है आपके सीबीटी 2 एग्जाम में जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का। तो 50 प्रश्नों की यह जो तैयारी है हम संपूर्ण करवाएंगे इस टॉप 50 एमसीक्यूज के माध्यम से। डेली बेसिस पर आपको 50 प्रश्न हम प्रोवाइड कराया करेंगे। तो इस सीरीज को आपको डेली बेसिस पर फॉलो करते रहना है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, करंट अफेयर्स का यह प्रश्न आपके सामने पूछा गया है। आपको बताना है कि यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न किस वर्ष में प्रदान किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध लता मंगेशकर का हाल ही में निधन हो गया था। तो लता मंगेशकर को किस वर्ष में भारत रत्न दिया गया था, तो वर्ष 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तथा यह जो भारत रत्न है यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आप याद कर लीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तथा कुछ और बेसिक फैक्ट मैं आपको बता देता हूं जो आपके भारत रत्न पुरस्कार से बन सकते हैं। पहली चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, किस वर्ष से यह भारत रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। तो वर्ष 1954 से जो है आपका यह भारत रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। इसकी जो शुरुआत है किसके द्वारा की गई थी, तो उस समय हमारे जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1954 से इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तथा पहली बार 1954 में यह पुरस्कार किसको दिया गया था, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो 3 लोगों को, नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1954 में पहली बार 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था। ये 3 व्यक्ति कौन कौन थे, तो पहले थे आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, दूसरे थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे आपके थे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये 3 व्यक्ति थे जिनको पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1954 में। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, 2001 में जब स्वर कोकिला लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था तो इनके साथ एक और व्यक्ति को दिया गया था पुरस्कार। तो वो व्यक्ति कौन थे, तो दूसरे व्यक्ति थे आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। यानी कि 2001 में 2 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। एक थी आपकी लता मंगेशकर और दूसरे थे आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला आपकी थी प्रियंका मोहिते। ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स का प्रश्न आपका है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रियंका मोहिते। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का यहाँ पे आपसे थीम पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको पता होगा जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे होता है, यानी कि जो आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस होता है, प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। तथा 2021 में जब यह दिन मनाया गया था तो इसका थीम क्या था, इसका थीम रखा गया था सतत विकास लक्ष्य 2। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 29 जून 2021 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा देश भर में 15वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया था। 2021 की इसकी थीम थी सतत विकास लक्ष्य, यानी कि SDG 2, भूखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा हासिल करना, पोषण में सुधार तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। यह लक्ष्य था आपका किसका, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का। बस इतना आपको पूरा याद नहीं रखना, बस इतना याद रख लीजिएगा SDG 2, तो अब भी आपका काम बन जाएगा। इसके बाद 29 जून को जो बर्थडे होता है PC महालनोबिस का। हमारे देश के जो प्रसिद्ध सांख्यिकीविद थे PC महालनोबिस, इनका जो बर्थडे होता है 29 जून को हम मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा 2007 से ही यह जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है यह प्रतिवर्ष 29 जून से मनाया जा रहा था। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में सामिया सुलूह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी,
तो सामिया सुलूह हसन ये बनी थी पहली महिला राष्ट्रपति तंजानिया की। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, तंजानिया की। और अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रसिद्ध व्यक्ति और सुंदर लाल बहुगुणा का हाल ही में निधन हो गया था। तो आपको बताना है कि सुंदर लाल बहुगुणा का संबंध किस एरिया से था, किस क्षेत्र से था। तो आपको पता होगा सुंदर लाल बहुगुणा एक फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट है, यानी कि पर्यावरणविद थे, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपको बताना है कि किस पड़ोसी देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है। तो यह प्रसिद्ध शहर अड्डू है मालदीव का। मालदीव के शहर अड्डू में भारत ने पहला वाणिज्य दूतावास खोला है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मालदीव। अगला प्रश्न आपके सामने है, गांधी इरविन पैक्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है किस वर्ष में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे हिस्ट्री के। तो गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था, बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी और इरविन के मध्य यह समझौता हुआ था जिसको हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। 5 मार्च 1931 इसकी एग्जैक्ट डेट थी, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा आपकी जो सरोजिनी नायडू थी, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी और इरविन को जो है दो महात्मा कहा था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू के द्वारा गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है। चित्तरंजन दास के यहाँ पे राजनीतिक गुरु कौन थे आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, चित्तरंजन दास के राजनीतिक गुरु यहाँ पे कौन हो जाएंगे आपके। तो किसके राजनीतिक गुरु थे पूछा गया है ना। तो चित्तरंजन दास आपके सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है और यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो मेजनी थे इटली के। इसके अलावा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। ये फैक्ट सारे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में यह पूछा जाएगा। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 1904 में वर्ष था आपका 1904 का। इसी वर्ष 1904 में ही भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी कर्जन के द्वारा। उस समय कर्जन भारत का वायसराय था, इसी के द्वारा 1904 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो है स्थापना की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत बार, मुझे लग रहा है 1000 से ज़्यादा बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था। तो आप याद रखिएगा, जब हमको आज़ादी मिली थी तो उस समय कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था, तो आचार्य JB कृपलानी, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपके आचार्य JB कृपलानी। तथा 1946 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का मेरठ में हुआ था भारत कांग्रेस का अधिवेशन 1946 में, इसकी अध्यक्षता भी आचार्य JB कृपलानी के द्वारा ही की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, अजलान शाह कप का संबंध किससे है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अजलान शाह कप का संबंध आपका हॉकी से हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हॉकी से। ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम जो आयोजन था किस वर्ष में किया गया था आपसे पूछा जा रहा है। जो आपके ओलंपिक खेल थे इनका जो आयोजन है सर्वप्रथम बार किस वर्ष में किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, ओलंपिक खेलों का जो प्रारंभ था यह यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 776 ईसा पूर्व में जो है आपका ओलंपिक खेलों का जो प्रारंभ था यूनान के ओलंपिया शहर में हुआ था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी कि आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उसका इसमें से सोर्स कौन सा नहीं है। तो इसमें से पवन ऊर्जा आपका नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है, जल विद्युत है, सौर ऊर्जा है, लेकिन आपका जो जीवाश्म ईंधन है ये आपके नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बचपन बचाओ आंदोलन का प्रणेता यहाँ पे आपसे पूछा गया कौन था। तो बचपन बचाओ आंदोलन का प्रणेता
इस समय, और मतलब कौन थे, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तथा हाल ही में कैलाश सत्यार्थी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। तो ये बुक भी आपको याद रखनी है, ये कैलाश सत्यार्थी के द्वारा हाल ही में लिखी गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ पर समान होती है, कहाँ पर एक समान होती है पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि, आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होने वाला है भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर आपसे यहाँ पे पूछा गया है, कहाँ पर है। तो दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोलकाता में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कोलकाता में आपको मिलेगा दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय। दोस्तों यह जो सीरीज आपकी है एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज को आपको बिल्कुल ध्यान से डेली बेसिस पर फॉलो करते रहना है। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो मानसून शब्द है, मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है किस भाषा से मानी जाती है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है यह मानी जाती है अरबी भाषा से। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, अरबी भाषा से मानी जाती है आपकी मानसून शब्द की उत्पत्ति। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या, तो अरबी भाषा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका जो उज्जैन शहर है यह किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो क्षिप्रा नदी। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही है। क्षिप्रा नदी के किनारे आपको मिलेगा उज्जैन शहर, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। उज्जैन आपका मध्य प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट सिटी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की वह कौन सी विशेषता है जो इंग्लैंड से ली गई है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे पॉलिटी के सेक्शन से। तो इंग्लैंड से हमने क्या क्या लिया है, आइए देख लेते हैं। तो इसमें से आपका जो इम्पॉर्टेंट है वो लिया हमने संसदीय शासन और जो सिस्टम है उसको हमने कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से लिया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। वही मूल अधिकारों को हमने लिया यूएसए से, यानी कि अमेरिका से लिया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना। वही मूल कर्तव्यों को हमने कहाँ से लिया है, तो हमारे जो मूल कर्तव्य हैं इनको हमने कहाँ से एडॉप्ट किया है, तो मूल कर्तव्यों को हमने लिया था यूएसएसआर से, यानी कि पूर्व का जो आपको सोवियत संघ था यहाँ से हमने लिया है मूल कर्तव्यों को। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं यूएसएसआर से हमने कौन कौन सी चीज़ें और ली हैं, तो मूल कर्तव्यों के अलावा हमारे प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जिक्र, यानी कि हमारे प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय का जिक्र है, 3 प्रकार के न्याय कौन कौन सी हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इन 3 प्रकार के न्याय का जो आदर्श हमने यूएसएसआर से ही लिया। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। आपको बताना है कि जो तीसरी अनुसूची हमारी है इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है, यानी कि संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही बार एग्जाम में यह पूछा गया है। तो टोटल हमारे संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इन 12 अनुसूचियों में से आपकी जो तीसरी अनुसूची है इसका संबंध किससे है, तो शपथ एवं प्रतिज्ञान से है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे संविधान की जो तीसरी अनुसूची है इसका संबंध है ओथ और अफर्मेशन से, यानी कि शपथ और प्रतिज्ञान से है। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का संबंध किस अनुसूची से है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का संबंध 4वीं अनुसूची से है, यानी कि 4th शेड्यूल से है। वहीं भाषाओं का संबंध किस अनुसूची से है, तो आपकी जो 8वीं अनुसूची है उससे भाषाओं का संबंध 8वीं अनुसूची से है। वहीं आपका दल बदल का संबंध आपका 10वीं अनुसूची से है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा यह बताया गया अनुच्छेद आर्टिकल 1 में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल 1 में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई, आपसे पूछा जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की जो बात है यह किस अनुच्छेद में कही गई है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 51। अनुच्छेद आपका जो 51 है यह किसकी बात करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है अनुच्छेद 51। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जो चारों आर्टिकल आपके दिए गए अनुच्छेद 39, 51, 36 और आपके 50, ये तीनों आर्टिकल किससे संबंधित हैं,
तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है ये 4 आर्टिकल। इनमें से आपका जो आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 51 यह अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन थे? तो यह थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो पुराने प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स के। तो यूएई का गोल्डन वीजा पाने वाला भारत का पहला अभिनेता था संजय दत्त, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था तथा यह ऑस्कर के दौर से बाहर भी हो चुकी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राइटिंग विद फायर को जो है ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था तथा हाल ही में यह ऑस्कर के दौर से बाहर भी हो चुकी थी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, राइटिंग विद फायर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, आपको पता होगा हाल ही में एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था जम्मू और कश्मीर, 2019 में बनाया गया था। तो इसका प्रथम राज्यपाल किसे, उपराज्यपाल किसे बनाया गया था? तो जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल थे राधा कृष्ण माथुर, परंतु वर्तमान में आपके हैं मनोज सिन्हा, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। वहीं जम्मू कश्मीर के साथ एक और यूटी बनाया गया जिसका नाम था लद्दाख। तो लद्दाख के जो प्रथम उपराज्यपाल थे इनका नाम था क्या? तो उनका नाम था, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आपके जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे तथा वर्तमान में मनोज सिन्हा आपके हैं, तथा राधा कृष्ण माथुर आपके लद्दाख के पहले उपराज्यपाल बनाए गए तथा वर्तमान में भी उपराज्यपाल वर्तमान में लद्दाख के राधा कृष्ण माथुर ही हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो ऑप्शन सी आपके यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी? तो नशा मुक्त भारत अभियान की जो शुरुआत है हाल ही में की गई थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। सेनझाऊ 12 क्या है? तो सेनझाऊ 12 आपका चीन का मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यह करंट अफेयर्स का प्रश्न है, दोनों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति का जो मूल अधिकार था इसको मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर करके इसको बना दिया गया था कानूनी अधिकार, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लोक लेखा समिति में और लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है इसमें कितने टोटल सदस्य होते हैं? टोटल 22 सदस्य होते हैं। इन 22 सदस्यों में से 15 आपको मिलेंगे लोकसभा के और 7 मिलेंगे आपके राज्यसभा के। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 15 सदस्य आपके होते हैं लोकसभा से। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, बहुत ही बार यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तथा लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष हमेशा होता है विपक्षी दल का नेता। विपक्षी दल का नेता जो होता है विपक्षी दल से ही जो है इसका अध्यक्ष चुना जाता है लोक लेखा समिति का। तो विपक्षी दल से इसका अध्यक्ष होता है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, डेब्यू टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो डेब्यू टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी, इनका नाम था शेफाली वर्मा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, शेफाली वर्मा। 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित में से क्या हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या घटित हुआ था? तो इसी दिन जो है बंगाल का विभाजन किया गया था कर्जन के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्जन के द्वारा इसी दिन बंगाल का विभाजन किया गया था। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आपको दूसरा प्रश्न मैं देता हूँ, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ये जो तीनों घटनाएं दी गई हैं, महात्मा गांधी की वापसी, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया और मुस्लिम लीग की स्थापना, इनके वर्ष आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है गणपति उत्सव की जो शुरुआत है किस वर्ष में की गई थी? बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो आपको पता होगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 इंपॉर्टेंट उत्सव की शुरुआत की गई थी।
और दो इंपॉर्टेंट उत्सव कौन कौन से थे, एक था आपका गणपति उत्सव और एक था आपका शिवाजी उत्सव। तो गणपति उत्सव की शुरुआत की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1893 में, और जो आपका शिवाजी उत्सव था इसकी शुरुआत की गई थी 1895 में। तो दोनों आपको याद रखना है, 1895 में शिवाजी उत्सव और 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, मद्रास महाजन सभा की जो गठन है किसके द्वारा किया गया था। तो मद्रास महाजन सभा का गठन 1884 में किया गया था। वर्ष आपको याद रखना, 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया था एम.वी. राघवाचारी के द्वारा, जी सुब्रमण्यम के द्वारा और पी आनंद चालू, यानी कि ये तीनों व्यक्तियों का संबंध है मद्रास महाजन सभा के गठन से। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। वर्ष आप याद रखिएगा 1884 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905 में जो हुआ था इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की गई थी और आपके किसके द्वारा, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, तथा इसी बनारस अधिवेशन में ही स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, स्वदेशी आंदोलन का जो समर्थन था इसी बनारस अधिवेशन में ही किया गया था। तो इसे आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार के द्वारा विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा कभी भी प्रदान नहीं किया गया है। तो इसमें से इन 4 राज्यों में से बिहार एकमात्र राज्य ऐसा है जिसको कभी भी विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान नहीं किया गया। बाकी आपका सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया, परंतु आपका बिहार को नहीं किया गया। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा की प्रथम बैठक यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है किस वर्ष में हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये 2 जो वर्ड थे प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में किस वर्ष में जोड़े गए थे। तो वर्ष था आपका, आप याद कर लीजिएगा, वर्ष था आपका 1976 का और संशोधन था आपका 42वां, यानी कि 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। इसी के द्वारा जो है प्रस्तावना में आपके 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जिनमें से 2 थे आपके समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और एक आपका था अखंडता, यानी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमारे प्रियम्बल में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। इंपॉर्टेंट है। तो कैबिनेट मिशन योजना ने जो है भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, कैबिनेट मिशन योजना, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान की अल्पसंख्यक उप समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो संविधान की जो अल्पसंख्यक उप समिति थी इसकी अध्यक्षता की गई थी H.C. मुखर्जी के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, H.C. मुखर्जी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे डेफिनेटली सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे कवर किया है। यह हमारा पार्ट 1 था जिसमें मैंने जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देख लिया है। बाकी के जो प्रश्न होंगे उनको हम अगले जो हैं लेक्चर में कवर करेंगे। यह सीरीज आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेगी। जो लोग CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।